नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने वैशाली की नगर वधू के बारे में सुना होगा। दरअसल वैशाली की नगर वधू एक उपन्यास है जिसे आचार्य चतुरसेन ने लिखा है। तो कौन है वैशाली की नगर वधू, क्या है उसका नाम? तो आज की वीडियो में हम वैशाली की नगर वधू के साथ साथ राजगृह की नगर वधू के बारे में भी जानेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वैशाली की नगर वधू, नगर वधू का यह मतलब है गणका से। गणका का मतलब होता है एक डांसर, यानी कि एक वेश्या, यानी कि पूरे एक नगर की जो वेश्या है उसे नगर वधू की संज्ञा दी जाती है। तो आज पढ़ेंगे हम वैशाली की नगर वधू और राजगृह की नगर वधू। तथागत बुद्ध के समय वैशाली की एक नगर वधू थी जिसका नाम था आम्रपाली, जिसे पाली में आम्रपाली के नाम से भी जाना जाता है, जो अपनी अभूतपूर्व सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। लक्ष्मी गणराज्य के लोग जिन बातों को लेकर गौरवान्वित होते थे उनमें से एक थी नगर वधू आम्रपाली। आम्रपाली एक मनोनीत गणका थी। जब वह युवावस्था पर पहुंची तब उसके मादक यौवन ने वैशाली के पुरुषों को उन्मत्त कर दिया। उसका हाथ थामने के लिए, यानी कि उसे पाने के लिए वैशाली के लोगों में एक होड़ मच गई, एक प्रतिस्पर्धा हो गई। संघर्ष को टालने के लिए उसके पिता महानाम ने उसे वज्जीगढ़ संघ के हवाले कर दिया। महानाम ने कहा कि आम्रपाली का जो सौंदर्य है वो अपूर्व है। यदि वह किसी एक व्यक्ति को सुलभ होती है तो अन्य सभी के हृदय पर चोट पहुंचेगी। अतः मैं इसे गढ़ संघ के, यानी गण के हवाले करता हूं। गढ़ का मतलब होता है किसी राज्य को चलाने के लिए अगर एक व्यक्ति है तो वह है राजा। अगर कुछ व्यक्तियों का समूह किसी राज्य को चलाता है तो उसे गण कहा जाता है। गण के आदेश पर आम्रपाली पूरे वज्जीगण की धरोहर हो जाती है, इसीलिए उसे नाम दिया गया गण का। हमने पिछली कई वीडियो के माध्यम से पढ़ा था कि बुद्ध का जो अंतिम वर्षा काल था वो था वैशाली। यहां से सीधे 483 ईसा पूर्व में वो जाते हैं कुशीनगर की ओर, जो मल्लों की राजधानी थी। जब बुद्ध वैशाली पहुंचते हैं तो उनके आगमन की सूचना पूरे वैशाली में फैल जाती है। जब यह सूचना आम्रपाली को मिलती है तो वह रथ में सवार होकर सीधे बुद्ध के पास पहुंचती है, अपने यहां पर बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए। आम्रपाली ने बुद्ध के पास पहुंचकर उनकी वंदना की और अगले दिन भोजन के लिए अपने आम्रवन, यानी कि जो आमों का वन था, उसमें आने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने इस आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब आम्रपाली प्रसन्न मन से अपने निवास की ओर चलती है। वैशाली के लक्ष्मीगण अपने रथों पर सवार होकर जो बुद्ध के दर्शन के लिए आ रहे थे उनसे टकरा जाती है। लक्ष्मीगण के लोग थे वो आम्रपाली से कहते हैं कि यारी आम्रपाली आज किस खुशी में झूम रही है। तो आम्रपाली ने बताया कि मैं आज अपने घर पर भोजन के लिए तथागत बुद्ध को निमंत्रण देकर आई हूं। लक्ष्मियों ने बहुत चाहा कि बुद्ध के आतिथ्य का यह स्वर्णिम अवसर आम्रपाली उन्हें दे दे, लेकिन आम्रपाली ने इसे बिल्कुल मना कर दिया। आम्रपाली ने कहा कि अगर तुम पूरी वैशाली मेरे नाम कर दोगे तब भी मैं इस स्वर्णिम अवसर को तुम्हें नहीं दूंगी, यानी कि मैं इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। जब आम्रपाली ने लिच्छवियों के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो लिच्छवी पहुंचते हैं भगवान बुद्ध के पास और यह निवेदन करते हैं कि आम्रपाली से पहले वह उनके यहाँ भोजन ग्रहण करें। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मैं वचन दे चुका हूं आम्रपाली को, तो सबसे पहले मैं आम्रपाली का आतिथ्य स्वीकार करूंगा। इसके बाद जाते हैं बुद्ध आम्रपाली के यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिए।
तो आम्रपाली ने उनके आतिथ्य स्वीकार करने के बाद अपने विशाल आम्र वन को बौद्ध संघ के सुपुर्द कर दिया। तो यह कहानी थी वैशाली की नगर वधू आम्रपाली की। अब हम बात करेंगे राजगृह की नगर वधू के बारे में। जब आम्रपाली के अपूर्व सौंदर्य की सूचना मगध की राजधानी राजगृह पहुंचती है। महावज्ञ के अनुसार राजगृह का एक नगर श्रेष्ठी यानी कि एक व्यापारी वैशाली गया हुआ था। उसने वहां नागरिकों को हर प्रकार से समृद्ध और संतुष्ट पाया। राजगृह लौटने पर उस नगर श्रेष्ठी ने मगध के राजा बिंबिसार को बताया कि हे राजन, वैशाली नगरी धन्य धान्य और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। वहां आम्रपाली नामक एक गणका रहती है। गायन, वादन और नृत्य में निपुण है और अपूर्व सुंदरी है। उसकी उपस्थिति मात्र से वैशाली का वातावरण जीवंत हो उठता है। मुझे तो वैशाली वासियों से चिढ़ होने लगी है, यानी कि मुझे ईर्ष्या होने लगी है वैशाली से, क्योंकि उनके यहाँ एक अपूर्व सुंदरी है आम्रपाली और हमारे यहाँ ऐसी कोई नहीं। यदि हम राजगृह में भी किसी गणका का अभिषेक कर सकें तो अच्छा होगा। धन और स्त्री पुरुष की स्वाभाविक दुर्बलताएं होती हैं। उस व्यापारी के द्वारा दिए गए आम्रपाली के अपूर्व सौंदर्य के वर्णन से बिंबिसार के मन में भी इच्छा जाग उठती है आम्रपाली से मिलने की। बिंबिसार के मन में आम्रपाली के लिए प्रेम इतना बढ़ा कि वह लक्ष्मियों के साथ दुश्मनी होने के बावजूद भेष बदलकर वैशाली जाने लगा। बिंबिसार को इस बात का इतना मलाल था कि आम्रपाली जैसी सुंदरी उसके राज्य में नहीं है। इस गौरव को प्राप्त करने के लिए बिंबिसार ने किसी सुंदरी की खोज करवाई जो आम्रपाली के मुकाबले हो। संयोगवश एक ऐसी सुंदरी मिल भी गई जिसका नाम शाल्वती था। राजगृह में एक दिन शुभ मुहूर्त में समारोह पूर्वक शाल्वती का गणका अभिषेक हुआ, यानी कि उसका एक गणका के रूप में अभिषेक होता है शाल्वती का। और वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि असल में यह गणका किस महान पुरुष की माता थी। जहां आम्रपाली का एक रात का शुल्क था 50 करशापण और शाल्वती का शुल्क था 100 करशापण, यानी कि ये महसूस हो कि वो आम्रपाली से ज्यादा सुंदर है। ये दोनों ही राजगणका थी और दोनों का अपना एक आत्मगौरव था। विशेष समारोह के अवसर पर वे ससम्मान महलों में आमंत्रित की जाती, जहां उनका नृत्य और गायन होता। बौद्ध जातक कथाओं में सामा, सुलसा, काली आदि कुछ समकालीन गणकाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु सामान्य वैश्याओं की किस्मत इन जैसी नहीं थी। वैश्याओं में भी स्पष्ट वर्ग भेद देखा जा सकता है। दुर्भाग्यवश जो राजगृह की गणका थी शाल्वती, वह गर्भवती हो जाती है। एक कुलीन विवाहिता स्त्री के लिए गर्भवती होना सौभाग्य की बात हो सकती है, लेकिन गणका के लिए गर्भवती होना एक दुर्भाग्य की बात है। तो गर्भवती होने पर शाल्वती को लगा कि अगर लोग जान जाएंगे कि वह गर्भवती है तो जो लोगों का उसके प्रति आकर्षण है वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि जो उसकी वैल्यू है लोगों की निगाह में वो खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने गर्भधारण की बात को छिपाए रखा, यानी कि प्रसव हो जाने तक, यानी कि बच्चा जन्म हो जाने तक वह एक महल में रही एकांत में, जहां पुरुषों का आना वर्जित था। कुछ समय बाद यानी कि 566 ईसा पूर्व में उसने एक बालक को जन्म दिया और लोकलाज के भय से उसने उस बालक को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। अगले सुबह जब लोग इकट्ठा होते हैं तो बालक जीवित रहता है और उस बालक को बिंबिसार के पुत्र वह राजकुमार गोद ले लेते हैं और उसका नाम रखा जाता है जीवक, जो उस समय के विश्व प्रसिद्ध एक वैद्य थे, जिन्हें मगध के शासक बिंबिसार ने अपना राजकीय वैद्य नियुक्त किया। तो दोस्तों आज पढ़ा हमने वैशाली की
नगर वधू यानी कि वैश्या आम्रपाली और राजगृह की नगर वधू शालवती के बारे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।